नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब हम बात करते हैं तो रागों की बात अपने आप सामने आती है, क्योंकि ये रागदारी संगीत है। और रागदारी संगीत की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर सहज ही एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि राग क्या होते हैं, और यदि राग है तो इन रागों के लक्षण क्या होते हैं। तो रागों के लक्षण, यही हमारा विषय है आज का। और ये रागों के लक्षण पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। हमारा विषय है प्राचीन एवं आधुनिक राग लक्षण। जब हम रागों की बात करते हैं तो हम जो रागों को सीख रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ स्वरों का एक स्वरगुच्छ है जिसको कि हम एक तरह से कहें कि एक पैटर्न हमको मिलता है। हम उसको गाते हैं, बजाते हैं, उससे हम रस का आनंद लेते हैं। लेकिन ये रागों की जो निर्मिती होती है, उसके कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे, कुछ तो ऐसे फीचर्स होंगे जो कि उसको राग बनाने में जो है मदद करते हैं। तो ये लक्षण कौन से हैं? जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि कुछ किसी भी बात का या किसी भी चीज के हम यदि लक्षणों की बात करें तो हम एक तरह से अपनी कल्पना जो है उसको तीव्रता से हम दौड़ाते हैं और कहते हैं शायद ये चीज है। किसी भी चीज के तो हम कहते हैं उसके फीचर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसकी मुख्य चीजें, बिल्कुल संक्षेप में कहूं तो उसके लक्षण। तो इन्हीं लक्षणों से जो है रागों को पहचाना जा सकता है, या हम कहें कि राग क्या है, इसको जाना जा सकता है। हर राग की विशेषताएं तो हैं, लेकिन हर राग को यदि मैं हटाकर मात्र राग की बात करती हूं तो राग के लक्षण क्या हैं? देखिए, राग जो है ये बहुत बाद में हमारे सामने आया। पहले जो हम अपनी एक इतिहास की बात करें तो हम भरत मुनि से आरंभ करते हैं, और भरत मुनि और मतंग मुनि, इन लोगों के समय में, इन महान विभूतियों के समय में राग गायन नहीं था। उस समय जाति गायन का प्रचार था, यानी जो कुछ भी गाया जाता था, जो कुछ भी बजाया जाता था, वो उसको जाति गायन कहते थे। तो जाति गायन की अपनी विशेषताएं थी, और इन जाति गायन से ही राग जो है वो सामने आया। यानी रागों की जो उत्पत्ति, ऐसे माना जाता है विद्वानों के अनुसार कि रागों की उत्पत्ति जो है वो इन्हीं जातियों से ही आगे सामने आई। तो जहां तक कि हम बात करें कि भरत मुनि ने मात्र जाति गायन का ही वर्णन किया है, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो अपने आप में पंचम वेद माना गया है। इन्होंने नाट्य शास्त्र में लगभग संगीत की जो है हर विधा जो है उसके विषय में एक बेस जो है वो सामने दिया है। आज भी चाहे हम संगीत की बात करें, चाहे हम नृत्य की बात करें, चाहे हम वादन की बात करें, या हम थिएटर की बात करें, या हम जो है वेशभूषा से संबंधित कोई चीज, या जो हम वास्तुशास्त्र से लेकर कोई चीज, या हम कहें कि आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं ये नाट्य शास्त्र में दी हैं। और नाट्य शास्त्र क्योंकि नाट्य से संबंधित था, और नाट्य में संगीत का कहाँ स्थान था, ये उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भरत के जो नाट्य शास्त्र है उसमें बताया है। तो भरत मुनि ने जहाँ जाति गायन की बात की, वहीं हम मतंग मुनि की बात करें तो मतंग मुनि ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ बृहददेशी में राग की चर्चा की, यानी राग की परिभाषा उन्होंने दी है। तो इससे पहले राग की परिभाषा तो हमें नहीं मिली, लेकिन इससे पहले हमें भरत मुनि ने जाति के विषय में क्या कहा है, आइए इसको हम जानते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार जो जाति के विषय में कहा गया है उसको उन्होंने आगे चलकर संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव ने जो बताया है वो है जातीनाम त्रयोदश सामान्य लक्षणानि ग्रहांश तार मंद्रांश न्यासापन्यासको तथा
अपि संन्यास विन्यासौ बहुत्व चाल्पता ततः एतांतर मार्गेण सह लक्ष्मणी जातिषु षाडवोर्वितो क्वापि देव महोत्रयो दशः। यानी कि जो जातियां जो है उनमें भी उनके 13 लक्षण भरत मुनि ने बताए हैं और इन 13 लक्षणों का वर्णन जो है वो संगीत रत्नाकर में जो है पंडित शारंगदेव ने किया है। जहां तक राग की बात है उसके विषय में सबसे पहले जो है बृहददेशी में मतंग मुनि ने राग की परिभाषा दी है और उनके अनुसार यो असौ ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानाम सच राग उदाहृत, ये उन्होंने बताया है। यानी कि कोई भी ऐसी ध्वनि जो कि स्वर और वर्ण से विभूषित हो और रंजको जनचित्तानाम यानी लोगों के हृदय का रंजन करे, ऐसी जो ध्वनि है उसको हम क्या कहेंगे? राग। तो ये परिभाषा मतंग मुनि ने दी है। मैं विद्यार्थियों को विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि पुराने समय में जो विद्वान हुआ करते थे, जो विदुषियां हुआ करती थी, या हम कहें कि आज की दृष्टि से हम कहें कि एक रिसर्च माइंडेड जो व्यक्ति होता था, उनको ऋषि मुनि कहा जाता था। और ये ऋषि मुनि अपने शोध में लगे रहते थे और अपने जो आज भी हमें उनके द्वारा खोज की हुई, उनके द्वारा, उनके शोध के द्वारा निरंतर जो अपना अभ्यास करते थे, निरंतर जो वो नई चीजें जो है वो ढूंढते थे और अपने उनके ज्ञान का जो सार हमें मिला है वो आज भी हमें एक आधार जो है वो प्रदान करता है। तो अक्सर विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि भरत मुनि या मतंग मुनि क्यों कहा गया है, आपने मात्र भरत क्यों नहीं बताया या मतंग क्यों नहीं कहा? तो भरत मुनि या मतंग मुनि या अन्य जो विद्वान हैं उनमें इसीलिए क्योंकि ये लोग ऋषि मुनि लोग जो हैं ये एक तरह से रिसर्च का काम करते थे, एक तरह से ये शोध करते थे, एक तरह से नई चीजें जो है वो जगत को के सामने रखते थे। तो उनका ही पूरे जीवन का सार जो है हमें मार्गदर्शन देता है आज भी। तो राग की जो परिभाषा है वो सर्वप्रथम जो है वो मतंग मुनि ने बृहददेशी में दी है। अब बृहददेशी ग्रंथ में उन्होंने जो राग के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसी ध्वनि जो कि या ऐसी रचना जो कि स्वर और वर्ण से विभूषित हो। स्वर क्या है? सारेगामापधनि। और वर्ण क्या है? वर्ण में स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। जिसमें कि स्थाई जैसे कि हम कहें सा 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 सा, ये स्थाई लगातार एक स्वर जा रहा है। आरोही सा रे गा मा प ध नि सा, आरोही हम एक नीचे से ऊपर की तरफ क्रमबद्ध रूप में स्वरों को गा रहे हैं। अवरोही सा नी दा पा मा ग रे सा, यानी अवरोहात्मक रूप में स्वरों को गा रहे हैं। अब संचारी क्या होगा? इनका एक मिक्सचर, यानी सा रे ग ग मा ग रे ग मा पा 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 ध नि सा नी दा पा मा ग रे सा। तो इसका जो एक कंबाइंड फॉर्म है, एक मिक्सचर है, एक तरह से मिश्रित जो मामला है उसको संचारी वर्ण कहते हैं। तो 4 प्रकार के वर्णों का जो है मतंग मुनि ने चर्चा की है अपने ग्रंथ बृहददेशी में। और बृहददेशी में जो राग की जो परिभाषा जो हमें मिली है वो आगे चलकर जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। यानी कि ऐसी रचना जो, यही बात पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में भी कही है कि ऐसी रचना जो कि स्वरवर्ण से विभूषित हो। रचना तो बन गई लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि वो हमारे चित्त को जो है आनंद प्रदान करे, यानी कि हमें रंजको जन चित्तानाम, हमारे हृदय को वो अच्छी लगे। तो हृदय को कहाँ से अच्छी लगेगी? पहले हमारे कानों से जाएगी, हमारे हृदय को छुएगी, तो हम उसको सुनेंगे और सुनकर ही हम उसका आनंद का को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो बात बिल्कुल सही बैठती है। संगीत क्योंकि एक ललित कला है
और ललित कलाओं में या किसी भी कला में हम कहें कि जब तक हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम शायद उसको अप्रूव नहीं करते, या हम कहें कि उसको हमें शायद वो इतना अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। तो संगीत की बात करते हैं, राग की बात करें तो हमने रागों में क्या है, स्वरों का एक समूह है। जैसे कि हम किसी भी राग को बनाते हैं या किसी भी राग को गाते हैं, तो जब वो राग निर्मित किया गया होगा, तो जिसने भी उस राग को बनाया होगा, उसने उसके कुछ नियम फॉलो किए गए होंगे। यानी उसके आरोह में कुछ स्वर हैं, ये अवरोह में लगेंगे, आरोह में लगेंगे, ये स्वर आरोह में वर्जित है, वो स्वर अवरोह में या आरोह में प्रयोग हो रहा है, तो उसमें एक कर्ण स्वर लगना है। तो इस प्रकार से, या कोई स्वर समूह जो है वो उसको लेना ही लेना है इस राग में। तो ये कुछ ऐसे नियम है जो उसका शास्त्र बनाती है, और उस शास्त्र का पालन करना शास्त्रीय कहलाता है, यानी शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है, इसमें ये जो कंडीशंस हैं, ये जो एक हम कहें कि एक कुछ नियम है, कुछ डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना अनिवार्य है। तो हमने एक चीज बनाई, और उसको बनाने के बाद हमने उसको सारी उसकी कंडीशंस भी उसकी बना दी, उसको फॉलो करने की भी बात की, लेकिन सब कुछ बनाने के बाद यदि वो कहीं से हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा, यानी हमारे को रंजकता प्रदान नहीं कर पा रहा, या हमें वो सुनकर किसी के हृदय को आनंद नहीं दे रहा, तो शायद वो राग नहीं है। इसलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी उन्होंने डाली कि रंजको जन चित्तानाम, तो उसी को जो रंजयति इति राग, ये भी कहा, इसीलिए वही जो कि हमको रंजकता प्रदान करे, उसको राग कहा गया है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये एक दो पंक्तियों में, एक श्लोक के रूप में जो है पूरे सूत्र को उन्होंने इसमें डाल दिया। अब राग की परिभाषा तो हो गई, इस राग के लक्षण क्या है। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक आज का है उसको देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। अब राग के लक्षणों की बात कहें तो हम जैसे मैंने कहा कि राग जो है वो उससे पहले जाति गायन था, तो जाति गायन जो है उसी में से राग जो है गायन को निकला है, ऐसा माना जाता है विद्वानों के अनुसार। तो जैसे कि संगीत रत्नाकर में बताए गए हैं कि 13 प्रकार के जाति लक्षण बताए गए, और वही 13 प्रकार के जाति लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं देखिए राग से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो ये जो 13 प्रकार के जो जाति लक्षण है, ये है क्या, पहले इनको जानते हैं, क्योंकि विषय है प्राचीन और आधुनिक राग लक्षण। तो प्राचीन की बात करें तो प्राचीन, हम जाति गायन के बिना उसको हम आगे टॉपिक को ले नहीं सकते, इसलिए जाति गायन के बारे में जानना जरूरी है। जातियों में जातियों के लक्षण थे, जब कहा जाता है कि जाति से आगे चलकर राग की बात आई, तो जाति के लक्षण क्या है। अब देखिए जाति के जो सर्वप्रथम लक्षण, जो 13 लक्षण बताए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम जो लक्षण है वो बताया गया है ग्रह, यानी ग्रह स्वर। अब ये ग्रह स्वर जो है ये क्या है। ग्रह स्वर का अर्थ है कि जब हम गायन शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला स्वर लगाया जाता है वो ग्रह स्वर कहा जाता है। किसी भी राग में पहला स्वर जो लगता है उसको हम ग्रह स्वर कहते हैं। तो जाति गायन में उसको ग्रह स्वर कहा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हम राग भोपाली गा रहे हैं, तो राग भोपाली हम शुरू करते ही हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक बात मैंने आपको अभी बताई कि रंजको जन चित्ता नाम, यानी कि रंजन, रंजन यानी वो आनंद को प्रदान करना। तो जब हम तानपुरे को भी मिलाते हैं तो जब स्वर बिल्कुल सही मिलता है तो स्वयं वो अपनी ओर आकर्षित करता है और आनंद की अनुभूति देता है, और इन्हीं स्वरों के आधार पर हमारा गायन जो है वो आगे चलता है।
ग्रह स्वर जब हम राग भोपाली की बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैं प्राचीन राग लक्षणों की बात कर रही हूँ, वो आज भी कहीं न कहीं उसका प्रयोग होता है और पूरी तरीके से होता है। तो जहाँ राग भोपाली की बात करते हैं, तो राग भोपाली में कैसे शुरू करते हैं? सा सा रे गा रे सा दा प दा सा। यानी मैंने राग को शुरू किससे किया? सा से किया। सा रा प दा सा। तो यहाँ पर मैंने सा से शुरू किया। किसी और राग को देखते हैं, जैसे राग एमन की बात करें। नी रे गा गा रे नि दा नि म द नि रे गा रे नि रे धा सा। तो प्रैक्टिकली जो चीज कही जाती है, उसको जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा जल्दी समझ में आती है। तो हम जब ग्रह स्वर की बात करते हैं, तो ग्रह स्वर वो स्वर जिससे कि हम अपने राग गायन का या गायन का हम आरंभ करते हैं, राग का आरंभ जिससे होता है। अधिकतर जो राग हैं, उनमें हम आप देखिए कि षड्ज से ही जो है वो शुरू होता है, लेकिन कुछ कुछ रागों में निषाद से भी शुरू होता है, या कोई गायक यदि किसी राग में कोई विशिष्ट स्वर है, उस स्वर से भी आरंभ करता है। तो गायन जो है या राग जो है, वो जिस भी स्वर से आरंभ किया जाए, वो उसका ग्रह स्वर है। तो जाति गायन में जो ग्रह स्वर बोला जाता था, वही ग्रह स्वर आज भी प्रयोग होता है, यानी जिससे वो आरंभ होता है, जिस स्वर से आरंभ होता है। तानपुरे पर भी जब हम तारों को मिलाते हैं, तो हम षड्ज पर जोड़ी का तार, तार सप्तक के षड्ज पर मिलाते हैं। मंद्र का तार खरज के जिसे खरज का तार कहते हैं, कि मध्य सप्तक के षड्ज पे मिलाते हैं, और पंचम का तार जो है वो मध्य सप्तक के पंचम पर मिलाते हैं, और इस तार को कभी कभी हम मध्यम पर भी मिलाते हैं। तो या हम किसी राग में धैवत पर भी मिलाते हैं, किसी राग में हम निषाद पर भी मिलाते हैं। तो रागों के नियम के अनुसार, या रागों में किस प्रकार से कौन सा स्वर कैसे प्रयोग हो रहा है, उसमें किसकी कितनी आवश्यकता है, कौन सा कितना प्रबल है, उसके आधार पर भी जो है तानपुरे के स्वरों को, तारों को मिलाया जाता है। तो ये तो रहा ग्रह स्वर, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। अगला जो लक्षण है वो है अंश स्वर। अब अंश स्वर का अर्थ है ऐसा स्वर जो कि जाति गायन में बहुत विशिष्ट था, बहुत अधिक प्रयोग होता था, और जाति गायन को एक क्या कहना चाहिए, उसको एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अपनी प्रदान करता था, और उसका सबसे अधिक प्रयोग होना, बार बार उसका प्रयोग होना, और वो एक तरह से जाति गायन को एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करने में, उसको एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में जो है मदद करता था। तो ऐसा जो स्वर था, उसको अंश स्वर कहा गया। इसको जाति गायन का जो है दूसरा लक्षण माना गया। अब देखिए, अंश स्वर हमारा आज का जो राग लक्षण है, आज के राग लक्षण में अंश स्वर को हम क्या कहते हैं? वादी स्वर। मैं हर बार जब भी रागों की चर्चा करती हूँ, तो मैं आपको वादी स्वर के बारे में बताती हूँ। तो ये वादी स्वर भी देखिए, उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, या उसकी जो खासियत है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो आपके अंश स्वर की विशेषताओं से हूबहू मिल रहा है। यानी जैसे जाति गायन में अंश स्वर इम्पोर्टेंट था, राग गायन में जो है वहां पर भी अंश स्वर जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी उसको हम वादी स्वर के रूप में, वादी बहुत इम्पोर्टेंट स्वर है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा चमकता है, राग को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में मदद करता है, और राग के सौंदर्य को बढ़ाता है, उस पे सबसे अधिक उसका प्रयोग होता है। उसके बिना राग की अपनी कोई आइडेंटिटी मैं कहूँ कि वो नहीं प्राप्त कर पाता।
तो यानी कि वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वर जो है वो माना गया है। इसको हम कहते हैं अंश स्वर, और आधुनिक राग लक्षण में हम उसको क्या कहते हैं, वादी स्वर। तो नाम बदल गया प्राचीन राग लक्षणों में, या जाति गायन जिसकी हम बात करें, क्योंकि राग वहीं से आए हैं, तो उसमें इसको अंश स्वर, और आधुनिक में इसको हम क्या कहते हैं, वादी स्वर। तो ये तो रहे दो लक्षण। अब तीसरा लक्षण जो राग का है वो है उसका तार के स्वर, तार, और चौथा लक्षण है मंद्र। तार का मतलब है कि जो मध्य सप्तक का जो अंश स्वर है, उस अंश स्वर से, या हम कहें कि मध्य सप्तक का जो ग्रह स्वर है, वैसे अंश स्वर ही लिया आता है, उस अंश स्वर से जो तार सप्तक का जो अंश स्वर है, तो उस फ्रेज में या उससे 4 या 5 स्वर आगे जो है तक गाना, उसको हम कहते हैं तार। यानी कि एक उदाहरण के लिए यदि किसी एक राग में षड्ज जो है वो वादी है, मध्य सप्तक का किसी राग में हम लेते हैं, तो यानी षड्ज, मध्य सप्तक के षड्ज से तार सप्तक के षड्ज तक की जर्नी, और उसके ऊपर मध्यम या पंचम तक का जो फ्रेज है, वो तार सप्तक के षड्ज से मध्यम और पंचम तक या उससे भी आगे तक का जो स्वरों का जो स्थान है, उसको हम कहते हैं तार। उदाहरण के लिए सा रे गा प द सा, अब सा यदि वादी है, सपोज मैं, क्योंकि ये राग भोपाली में तो सा वादी नहीं है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लेती हूँ तो सा रे गा प द सा, तो इस सा से तार सप्तक के सा पे ऊपर के सा तक की जर्नी, यानी वो जो सा रे गा प द सा रे गा प, अब ये जो सा से लेके ऊपर पंचम तक के जो स्वर हैं, या उससे आगे ले हम, तो ये क्या होंगे, तार। तो इसीलिए इसको तार बुलाता है। वैसे भी हम संगीत की भाषा में कहते हैं तार सप्तक। तो तार सप्तक का मतलब ये है कि तार सप्तक के साथ से आगे के जो स्वर, यानी हायर ऑक्टेव के जो नोट्स हैं, उनको हम तार सप्तक के स्वर कहते हैं। और यहाँ पर जो तार की बात आती है, वो वही लक्षण है जो कि आज के रागों में भी प्रयोग होते हैं, यानी कि तार इसका तीसरा लक्षण है, जो कि अंश स्वर, मध्य सप्तक के अंश स्वर से तार सप्तक के अंश स्वर या उससे आगे के 4 या 5 जो स्वर हैं, ये जो जर्नी है तार सप्तक के सा से ऊपर तक के स्वर, इन सभी स्वरों को या इस फ्रेज को हम तार कहते हैं। और आज भी हम उसको तार ही बोलते हैं, तार सप्तक ही बोलते हैं आज के समय में भी। और हम कई बार कहते हैं कि तार सप्तक के स्वरों को लगाइए। कोई राग जो है वो तार सप्तक के में मध्य और तार सप्तक में ज्यादा खिलता है, और कोई स्वर है जो मध्य सप्तक या मंद्र सप्तक में ज्यादा खिलता है। तो ये जो तार का जो लक्षण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एक राग का स्वरूप बनाया जाता है, तो उसमें ये जो आपको विशेषताएं बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं राग को बनाने में। अब अगला जो लक्षण है वो है मंद्र। मंद्र हम अक्सर प्रयोग करते हैं मंद्र सप्तक। मंद्र मतलब जो मध्य सप्तक का सा है, उसके नीचे के जो स्वर हैं, उसको मंद्र, जैसे सा नी दा पा मा गा रे सा। अब ये जो नीचे स्वर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मंद्र सप्तक। अब जाति गायन में मंद्र क्या था, यानी कि मध्य सप्तक का जो अंश स्वर था, उससे नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, मंद्र की तरफ जब जाएंगे, तो वहां नीचे उसके मंद्र सप्तक के का वही अंश स्वर जो मंद्र सप्तक में भी गाते हैं, और उसके नीचे के जो स्वर गाते हैं। यानी यदि मैं कहती हूँ कि अंश स्वर इसका गांधार है, तो सा रे गा प द प ग रे सा। अब मैं इसके मंत्र बजा रही, सा द प गा, अब सा द प गा ग रे गा प द सा द प ग रे सा। तो गंधार और उसके नीचे के स्वर, इसको हम कहेंगे मंद्र, यानी लोअर ऑक्टेव।
और ऑक्टेव या सप्तक या मंद्र या मध्य या तार, ये जो सप्तक है यही तो रागों को या संगीत के किसी भी विधा को, या हम कहें कि अलग अलग प्रकार के जो गीत प्रकार हैं या वादन में, इन सबको यही तो स्वरूप प्रदान करता है। यदि हम इसको एक सरल भाषा में बोलें तो स्वरों का उतार चढ़ाव जो है यही एक तरीके से हमारे कहने में या हमारे गाने में जो है एक भाव पैदा करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसको यदि अलग अलग तरीके से आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर मेरी आवाज में जो उतार चढ़ाव जो है यही राग के, यही उसके भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो राग में भी यही चीज है। हम जब राग को गाते हैं तो राग में एक मध्य सप्तक से ही तो राग नहीं चलेगा, राग का भाव मंद्र सप्तक से भी आएगा, राग का भाव जो है वो तार सप्तक से भी आएगा। और ये मंद्र और तार जो है ये राग के या जाति के लक्षण हैं। तो जाति गायन या प्राचीन राग लक्षणों में सबसे पहले ग्रह स्वर, फिर अंश स्वर, फिर तार और फिर मंद्र, ये चार जो लक्षण हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट उस समय भी थे और आज भी थे। आज के रागों में भी ये राग लक्षण जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली जो है वो मिलते हैं। ये इस व्याख्यान के इस भाग को मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इसके अगले भाग में। नमस्कार।